हेलो बच्चों। बच्चों मैं आपको आज जो है वर्कशीट करवा रही हूँ 9th क्लास की। 28 तारीख की वर्कशीट है ये। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। ये जो वर्कशीट है, लास्ट क्लास में आपको मैंने ट्राइंगल्स के बारे में बताया था। तो इस पर जो वर्कशीट है वो सर्वांगसम से संबंधित है। सर्वांगसम सर्वांगसम में क्या होता है कि जो दो आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं, दो दो जो है आकृतियां सर्वांगसम कब होती हैं, जब वो बिल्कुल एक समान होती है। जैसे एक के ऊपर एक आ जाए, जैसे एक दो दो तल आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उनका रूप अथवा आकार दोनों समान हो। यदि एक तल में बनी आकृति को काट कर दूसरे पर रख दिया, जैसे अगर आपने एक पेपर पर एक सर्कल बनाया है, दूसरे पेपर पर भी सेम वैसा सर्कल बना दिया है और दोनों सर्कल को हमने काट लिया है, या दोनों ट्राइंगल बनाए हैं, दोनों ट्राइंगल हमने काट लिया और एक ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल हम रखते हैं, एक त्रिभुज के ऊपर हम एक दूसरा त्रिभुज रखते हैं, तो नीचे वाला त्रिभुज नजर नहीं आता, बिल्कुल सेम हो जाता है, तो वो होता है सर्वांगसम आकृति है। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे अभी देखो यहाँ दिया हुआ है दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई समान है। देखो अगर ये 4-5-7 सेंटीमीटर है, ये भी 4-5-7 सेंटीमीटर, दोनों रेखाखंड है, तो दोनों जो है ये सर्वांगसम है। और अगर इसमें से एक 5 होता, दूसरी 5.1 भी होती, इतना भी फर्क हो जाता है तो भी ये सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम कब होंगे? अगर बिल्कुल सब कुछ सेम होगा। दो कोण कब सर्वांगसम होंगे? अगर दोनों कोणों का माप समान है। जैसे यहाँ पे ये 57 है, ये भी 57 दे रखा है, 57 दिया हुआ है। अगर इसमें एक थोड़ा सा भी बड़ा होता, 0.5 भी बड़ा होता, तो ये सर्वांगसम नहीं होता है। जो सर्वांगसम के बारे में चल गया। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हो। देखो अब हम त्रिभुज की बात कर रहे थे। त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? जब एक दोनों की भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो, उनके असंगत कोण बराबर हो। और जैसे कि अगर ये 6 है और ये 5 है, अगर यहाँ पे ये 6 है और ये 5 है, तो 6 और 5 का जो ये वाला कोण है ये इसके बराबर होना चाहिए। और ये वाला 4 है, जो भी ऐसे दे रखी है, ये 4 है, तो 4 और 5 के बीच वाला जो कोण है वो यहाँ पे बराबर, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। और ये यहाँ वाला जो कोण, इसमें 2 लाइन डाली है मैंने, ये 2 लाइन के बराबर होना चाहिए। और जो है ये इसी तरह से आपने सर्वांगसम को समझना है। सर्वांगसम का चिन्ह क्या है? सर्वांगसम का चिन्ह क्या है? जैसे कि अगर हमारे पास ABC हम नाम देते हैं, त्रिभुज ABC, सर्वांगसम का चिन्ह देखो यहाँ पे थोड़ा कर्व बनाना है। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, उन्हें बनाना नहीं आता, तो यहाँ से ऐसे कर्व बनाइए इजीली, और नीचे 2 लाइन होती हैं। दोबारा बताती हूँ मैं आपको। सर्वांगसम का जो कोई भी त्रिभुज है, जैसे ABC मैंने माना, ये सर्वांगसम है। साइन देखेंगे, उसके नीचे 2 लाइन आएगी। सर्वांग त्रिभुज PQR। बेटा ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, ये पूरी एंड तक देखनी है। एंड तक देखोगे तभी आपको चलेगा सर्वांगसम क्या है। अभी छोटी सी बात है कि रेखाखंड सर्वांगसम होगी नहीं होगी, लेकिन बाद में मैं इसके और रूल्स बताऊंगी, तो जो आपके मेन 9th क्लास में चैप्टर में भी है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। अगर ऐसे मतलब ये है सर्वांगसम का चिन्ह, इससे याद रखेंगे। क्या है? एक कर्व बनाना है, नीचे 2 लाइंस बनानी है, इसका ध्यान रखना। हाँ, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए कुछ नियम है हमारे पास। ये सर्वांगसम कैसे होते हैं सिद्ध करने के क्या नियम है, देखते हैं। चलो, SSS आपकी बुक में दे रखा है। SSS मतलब होता है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है, हम कोण की बात नहीं कर रहे। अगर हम कह देते हैं, अगर आपके पास दिया जाए ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ पर 6 है, 5 है, 4 है, तीनों भुजाएं बराबर है, हम घुमा सकते हैं इसको। ये बराबर है, हम कह देंगे ये PQR है और ये वाला ABC है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है? रीजन दे देंगे। आपसे पूछा जाए क्या ये सर्वांगसम है, तो इसका नाम लिखना है आपने, किस तरह से आप सर्वांगसम है। त्रिभुज अगर मैं ले लूं ABC, नाम मैंने ABC दिया है,
तो ये सर्वांग किसके होगा? त्रिभुज पी क्यू आर नहीं लेंगे आप, क्या लेंगे? ए बी सी। ए बी पहले लिया है मैंने, यहाँ ध्यान देना, इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि पहले मैंने ए बी लिया है, यानी कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे क्यू आर। अब देखेंगे, चेक करते हैं क्या हमने ठीक लिखा है। ए बी बराबर है क्यू आर के, ठीक है। क्या बी सी 4 है, बराबर है आर पी के? हाँ बराबर है। और क्या ए सी बराबर है क्यू पी के? ए सी 6 है क्यू पी के बराबर, तो आपने ठीक लिखा है। तो आपने ठीक लिखा है, मतलब ये इसके सर्वांग है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर देंगे, जैसे आप पहले आर लिख लो, फिर क्यू लिखो, फिर पी लिखो, वो गलत हो जाए, क्योंकि आर क्यू जो है ठीक है, आर क्यू तो चलो बराबर है, क्यू किसके? ए बी के बराबर है, लेकिन क्या क्यू पी जो है 6 है, क्या वो बराबर है बी सी के? नहीं बराबर है, नहीं बराबर है। तो इसीलिए इसका नाम लिखने में हमें जरूर ध्यान देना है कि नाम कैसे लिखना है। अब एस क्या है? भुजा भुजा भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है एस के द्वारा, भुजा 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 द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, एस है भुजा कोण भुजा, इसका हम कहते हैं साइड एंगल और साइड। एक त्रिभुज है आपके पास, दूसरा भी त्रिभुज है, ये वाली भुजा 6 है, ये भी 6 है, 5 है, 5, इनके बीच का कोण अगर ये वाला जो भी है 50 है, ये भी 50 है, दोनों कोण बराबर है, बीच का कोण भी बराबर है। देखिए साइड 6, फिर एंगल 50, फिर दूसरी साइड 50, तो अगर ये सब बराबर है तो एस चल रहा है, भुजा भुजा भुजा। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती हैं, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम है। अब एक है एस ए एस, ये तो बता दिया एस भुजा बोलना। अब एक है ए एस सी, कौन सा? ए एस सी। आपके पास ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये कोण बराबर है। ए एस सी मतलब पहला कोण, फिर भुजा, कोण हो गया, ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक। ये मैंने ले लिया, चलो 50 लिया, ये भी 50 हो गया, ये है 7, 7 तो हो गया ना। एंगल यानी कि कोण, भुजा, कोण, कोण, ये कोण हो गया, आप देख सकते हैं इसको, ये हो गया कोण, यहाँ पे कोण, भुजा और ये कोण, ये इसके बराबर है। तो अगर एस ए क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनकी अंतर्गत भुजा, मतलब उनके अंदर की भुजा उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उसकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होता है। एस ए या ए एस समान है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसे ए एस ए भी देखो या ए एस देखो, ये दोनों बराबर होते हैं, चाहे आप ए एस देख लीजिए या ए एस ए। मतलब इसमें क्या है कि एक त्रिभुज लिया, दूसरा त्रिभुज लिया, ये बराबर है इसके, ये वाला बराबर है इसके, और साइड बराबर है इसके, तो ए एस, क्योंकि इनके तीनों त्रिभुजों का कोण जो है 180 होता है, क्योंकि ये जो है ये वाला कोण तो इसके बराबर ही होगा ना, अगर ये दो कोण बराबर है तो ये कोण भी इसके बराबर होगा, इसे हम ए एस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक लास्ट है हमारे पास आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा, समकोण, एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, सब देख ही रहे हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, ये होता है कर्ण, कर्ण कौन सा हो गया? कर्ण हो गया आपके पास ये वाला कर्ण है और ये वाला कर्ण है। अगर कर्ण उसकी अंतर्गत और दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई भी एक भुजा, चाहे ये वाली इसके बराबर है
या ये वाली इसके भी बराबर के, ये वाली जो है इसके बराबर है। तो कोई भी एक भुजा दूसरे भुजा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है तो जो है वो एक उसमें जो है ये नियम लागू होता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बाय कौन सा नियम लगेगा इसमें? आरएचएस का नियम लागू होगा। आप सिर्फ शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है, क्यों सर्वांगसम, ब्रैकेट में लिख दीजिए आरएचएस नियम लागू है, एसएस नियम लागू हो रहा है। ये 4 ही नियम है जिसके बारे में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे इसको जरूर देखें। अब आगे देखिए, नीचे है सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े के नाम लिखने हैं। अब यहाँ देखिए, ये आपके पास 2 त्रिभुज है, ये ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर, चलो मैंने यहाँ पे तो नाम लिख लिया ए बी सी। क्या ये किसके सर्वांगसम है? सर्वांगसम का साइन देखेंगे, नीचे 2 बराबर है और ये किसके बराबर है? अब यहाँ देखेंगे, हम देखते हैं किसके बराबर है। ए बी सी, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। चलो हम पी क्यू लिख लेते हैं और जो बच गया आर। अब हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ए बी पी क्यू के बराबर है, यस है बराबर, ठीक है। और उसके बाद बी सी, बी सी क्या है? 5 है, क्यू आर हमारे पास 5 है, बराबर है, ठीक है ये भी। और पी ए बी ए सी बराबर है हमारे पास पी आर के, तो ये बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है, इसमें बताना है सर्वांगसम का नियम। देखो इसमें जो नियम लागू होगा ना, इस वाले में, पहले वाले क्वेश्चन में, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम आपने लिख दिया, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सा नियम लागू हो रहा है? एस 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 सर्वांगसमता नियम, ये लिखेंगे, एस 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 सर्वांगसमता नियम, ये नियम इस पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए एक कोण दिया हुआ है, एक कोण है इसमें और एक 2 भुजाएं, ये 3 इसके बराबर है, ये 5 है और ये 40 है। त्रिभुज एल एन एम सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। देख लीजिए, एल एन जो है बराबर है डी ई के, बराबर है, दोनों 3 है। एन एम बराबर है ई एफ के, बराबर है 5 है, और एंगल ई बीच में लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे एन बीच में लिखा है, दोनों ही 40 डिग्री के। तो इसमें सर्वांगसमता नियम लागू हो गया, कौन सा लागू हो गया? एंगल, जैसे हम कहते थे एस ए एस, साइड सर्वांगसमता नियम, साइड एंगल, साइड भुजा कोण भुजा का नियम लागू हो रहा है इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला देखेंगे, इस वाले पार्ट में, इसमें देखो, देखने से लग रहा है इसमें तो आरएचएस है, इस वाले में तो आरएचएस लग रहा है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और इसको हम लिख सकते हैं आर 90 डिग्री का है, क्यू आर पी, और इसमें भी त्रिभुज में बीच में सी आना चाहिए, तो ए सी बी। अब देख लेते हैं, क्यू आर कितना है आपके पास? 3 है, ए सी भी 3 है, बराबर है, क्यू पी है 5, ए बी है 5, क्यू पी 5 है और ए बी 5 है और बीच में ये 90 डिग्री कोण में दिखा रहा है, तो इसमें आरएचएस सर्वांगसमता नियम लागू हो रहा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास ये वाला दिया हुआ है, इसमें है, इसमें भी आपके पास 2 कोण दिए हुए, तो आप 2 कोण है तो इसमें तो ए एस ए ही लगेगा, ए एस ए नियम लगेगा। अब यहाँ पे डी की जगह हम लिख सकते हैं क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है। ई की जगह हम लिख सकते हैं, ई की जगह हम लिख सकते हैं आर, और एक हमारे पास रह गई डी ई एफ, इधर पी क्यू आर भी कह, पी आर क्यू भी कह सकते थे। ये जो है सर्वांगसम है हमारा। अब चेक कर लेते हैं, डी ई हमारे पास 3 है, क्यू आर 3 है, क्यू की जगह 70 है, डी 70 है, और एफ जो है ई हमारे पास है 75, आर हमारे पास 75 है, तो ये दोनों सर्वांगसमता नियम हो गए बाय ए एस ई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आपको करवाया, उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा अच्छी तरह से, और सबने अच्छी समझने की कोशिश जरूर करना है इसको।
इस तरह की बुक में क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 में। ये आप देखेंगे सर्वांग समता के क्वेश्चंस हैं जो करेंगे। ये तो बेसिक चीजें जो मैंने बताई है, क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि सर्वांग समता सिद्ध करना है, तो आपने लिखना बाय थ्योरम्स में आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी आपके लिए तो मैं लेके आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।